पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में ये लागू किया गया था। जब पॉक्सो की बात आती है तो अभी जो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बताया था, उसके अंदर आपने देखा कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस, चिल्ड्रन से रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर ही इस एक्ट को बनाया गया था। तो यानी कि विक्टिम इस एक्ट में कौन होगा? एक चाइल्ड। ठीक। अब सवाल ये है कि अगर कोई पॉक्सो एक्ट की एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ पार्टीज़ के बीच में हो जाने से क्या ऐसी जो एफआईआर है वो क्वैश की जा सकती है? और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्रोमाइज़ तो उन इधर पार्टीज़ के बीच में होता है, एक कंप्लेनेंट हो तो और एक एक्यूज पार्टी। तो ऐसे में जो विक्टिम है वो तो माइनर है, तो माइनर किसी भी एक कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट डीड में जा कैसे सकता है? वो तो इनकॉम्पिटेंट है। तो क्या उसके बिहाफ में मदर फादर जो उनके पेरेंट्स हैं, क्या वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट में जहां पॉक्सो एक्ट के अंदर ऑफेंस में कोई एफआईआर है वहां जा सकते हैं? और जहां पर ऐसा कोई सेटलमेंट अगर हो जाता है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है वो बहुत ही हीनियस क्राइम्स के डेफिनेशन में ये आता है। तो ऐसे में अगर दो पार्टी ऐसे में सेटलमेंट कर लेती हैं तो क्या किसी थर्ड पार्टी के पास कोई लोकल स्टैंडाई है कि वो उस पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज़ को कहीं ना कहीं चैलेंज कर सके या ना कर सके? तो आज का वीडियो हमारा इसी बातों पर होने वाला है। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान का एक ज़िला सवाई माधोपुर, जहां पर एक जगह है सरदार गंगापुर सिटी पुलिस स्टेशन, जहां पर एक एफआईआर 8/1/2022 को दर्ज की जाती है। एफआईआर का नंबर पड़ता है 6/2022 अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी, पॉक्सो, SC/ST एक्ट। इंसिडेंट क्या होता है कि एक लड़की जो क्लास 11th में पढ़ती है 6/1/2022 को अपनी क्लास में बैठी हुई थी। इतने में उसके जो मास्टर साहब हैं, मिस्टर टीचर, वो आते हैं और वो खिड़की से थोड़ा पहले ताक झाँक करते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। फिर उसके बाद वो मौका देखकर उस क्लास में जहाँ पर वो लड़की अकेली बैठी होती है अपने क्लासरूम में, क्लास 11th की छात्रा है, उसके क्लास के अंदर घुस जाते हैं और उसको पीछे से जाकर उसको पकड़ लेते हैं और उसके साथ छेड़खानी करते हैं। अब वो बच्ची अपने आप को जिस तरीके से उसके शिकंजे से अपने आप को बचाती है और वहाँ पर से एनी हाउ मैनेज्ड के वो वहाँ से भाग जाती है। तो जब वो भाग रही होती है तो फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है जो उसका वो मास्टर होता है, और उसके बाद जब वो लड़की उसके काबू में नहीं आती और भागती है तो वो फिर उसको जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करता है, क्योंकि लड़की जो होती है वो बिलोंग करती है शेड्यूल कास्ट फैमिली से। लड़की जैसे तैसे वहाँ से अपने आप को बचाती है और भागकर स्कूल के गेट पर जाकर बैठ जाती है। तो वहाँ पर वो बाकी जो टीचर्स वहाँ पर से गुजर रही हैं वो उनसे भी अपनी बात को शिकायत करती है। तो इट वॉज अटर सरप्राइज के टीचर्स उससे कहती हैं कि अपना मुंह बंद रखो साहब। और जब वो लड़की मतलब टीचर्स उसको ये बोलती है कि मुंह बंद रखो, और उसके बाद जब ये बात किसी सूरत से प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है तो प्रिंसिपल जो उस स्कूल का प्रिंसिपल है वो इस लड़की से एक ब्लैंक पेपर पर साइन करा लेता है। मतलब सबको पहले से पता है कि अब जब लड़की के ऊपर ऐसा कोई एक लड़की का जो एक एलिगेशन है उसको समझने के बाद वहाँ पर टीचर और स्टाफ सबको इस बात को तो समझ में आ गया है, जिस तरीके से वो उस लड़की से कह रहे हैं अपना मुंह बंद रखो, ब्लैंक पेपर साइन करा रहे हैं, कि अब कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे तो नहीं होने वाले हैं स्कूल के लिए। कोई एक टीचर उसी स्कूल की एनी हाउ ऐसा मैनेज करती है और वो जो बच्ची होती है उसके घर चली जाती है। वहाँ पर उसकी माँ मिलती है उसे, और वो उसकी माँ को ये बताती है कि आपकी बेटी की तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप स्कूल में लड़की आपकी जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है किसी वजह से।
तो जो माँ है वो अब जैसे तैसे स्कूल पहुंचती है, लड़की को देखती है, तो लड़की तो बेचारी इतनी सक पकाई हुई होती है कि वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाती है, डरी हुई है, समी हुई है। अब जब वो अपनी माँ के साथ घर आती है तो घर पर आकर वो अपनी माँ को उस सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है। तो माँ है वो लड़की के पिता को फ़ोन करती है उसके मोबाइल पर और बताती है, जो कि दूसरे गांव में किसी काम के मसले से गया हुआ होता है, और उसको घटना की सारी जानकारी देती है। तो नेक्स्ट डे जब वो लड़की का जो छात्रा है उसका पिता जो है वो वापस अपने गाँव आता है, तो उसके बाद फिर वो एक FIR दर्ज कराता है 8/1/2022 को। जब ऐसी FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद जांच शुरू होती है। तो उस पर ये जो एक्यूज्ड है, ऑफेंडर साइड है, ये किसी ना किसी तरीके से कुछ मैनेज करते हैं और जो लड़की के छात्रा के जो फादर हैं उनके साथ एक सेटलमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है उनके बीच में। ऑन बेसिस ऑफ द सेटलमेंट जो एक्यूज्ड है वो FIR की क्वेश्चनिंग के लिए अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC अप्रोच करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान की जयपुर बेंच पर। अब जब वहाँ पर वो अपनी बात को रखता है तो जो कोर्ट है, हाई कोर्ट की बेंच है, वो उसकी बात को कंसीडर करती है। ऑन बेसिस ऑफ दिस सेटलमेंट अराइव्ड बिटवीन द पार्टीज़, वो उसकी जो FIR है उसको क्वैश भी कर देती है और उसके जो फर्दर कॉन्सिक्वेंशियल जो प्रोसीडिंग्स और होनी थी वो सारी सब कुछ क्वैश कर देती है इन द लाइट ऑफ द जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पर के ये प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे कि जब कभी भी किसी मैटर में क्वैशिंग ऑफ FIR और अदरवाइज की बात आएगी तो वो क्या प्रिंसिपल्स होंगे, वो क्या रोशनी होगी जिसके मद्देनज़र जो हाई कोर्ट है वो उस प्रोसीडिंग को और FIR को क्वैश कर सकता है। यहाँ पर जो हाई कोर्ट के आगे एक FIR आई थी जिसके अंदर ऑफेंसेस क्या थे, ऑफेंसेस थे पॉक्सो एक्ट के, ऑफेंसेस थे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के। तो हाई कोर्ट ने जब इस मैटर को क्वैश किया तो उस वक्त उसने ये कंसीडर किया कि जो ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे जिसको कंपाउंड करने की इजाज़त नहीं है कानून में, तो ऐसे जो ऑफेंसेस होंगे वो हाई कोर्ट से क्वैश किए जा सकते हैं। तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी लेट डाउन किए गए थे कि जिनकी रोशनी में आगे चल के फर्दर जो अदर कोर्ट्स हैं वो उन प्रिंसिपल्स और उन मापदंडों के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ती है तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को वो क्वैश कर सकते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। तो हाई कोर्ट ने जब इस पिटीशन को अलाउ किया, यानी कि उस FIR को, जो विक्टिम की FIR थी उसको जब उसने हाई कोर्ट ने ऑन बेसिस ऑफ सेटलमेंट क्वैश किया और फर्दर प्रोसीडिंग्स भी क्वैश की, तो वो जो ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसकी रोशनी में किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो केसेस जहां पर जो केसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं, जिसमें कानून से कंपाउंड करने की परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है, तो ऐसे केसेस हाई कोर्ट ऐसे केसेस भी कंपाउंड किए जा सकते हैं जहां पर जो ऑफेंसेस हैं वो पर्सनली ही हो दोनों पार्टीज़ के बीच में, जो विक्टिम है और जो एक्यूज्ड है, और उससे सोसाइटी पर किसी तरह का कोई असर ना होता हो, और उन दोनों के बीच में जो दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक पीस भी पैदा हो जाए, हारमनी आ जाए, और इससे एंड ऑफ जस्टिस भी सिक्योर हो जाए। तो ये चीज़ों को देखकर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में भी ऑफेंसेस को जो नॉन कंपाउंडेबल हैं उनको कंपाउंड किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि मैंने आपको बताया था कि सेटलमेंट तो हो चुका है। सेटलमेंट किसके बीच में हुआ? कंप्लेनेंट कौन? विक्टिम के फादर और जो एक्यूज्ड। पार्टी कौन सी? एक और स्टेट, यानी कि स्टेट ऑफ राजस्थान। तो एक्यूज्ड गया हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए, पार्टी बनाया, दूसरी पार्टी बनाया उसने, रिस्पोंडेंट बनाया कंप्लेनेंट को, और तीसरी पार्टी बनाया उसने अपना स्टेट ऑफ राजस्थान को। जो ये फादर है लड़की का, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है तो इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन स्टेट को यहाँ पर ऑब्जेक्शन होता, स्टेट को यहाँ पर ऑब्जेक्शन होता, और ऑब्जेक्शन हुआ। स्टेट ने कहा कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऑफ ये जो ऑफेंस हैं इस FIR में ये कंपाउंडेबल इन नेचर नहीं है, दे आर नॉन कंपाउंडेबल और हीनियस क्राइम की डेफिनेशन में आते हैं।
ये ऑब्जेक्शंस थे स्टेट ऑफ राजस्थान के। ऐसे क्राइम है जो सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, तो ऐसे में ये क्वेश्चन पिटीशन को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। पर हाई कोर्ट ने उसके ऑब्जेक्शन को, स्टेट ऑफ राजस्थान के ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया और ये माना कि जब दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है तो एक पीस वाली बात है, दोस्तों के बीच में पर्सनल एलिगेशन वाली बात है, तो ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगा कि ये बेहतर केस होगा और उसने उस एफआईआर को क्वेश किया। उसके ऑब्जेक्शंस जो स्टेट के थे कि इसको कंपाउंडेबल नहीं करना चाहिए, को सिरे से खारिज करते हुए अलाउ कर दी पिटीशन को। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गया? कंप्लेनेंट ने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, विक्टिम को कोई दिक्कत नहीं, स्टेट आई नहीं, स्टेट ने फाइल नहीं की एसएलपी, एसएलपी फाइल की तो स्टेट भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई। तो अब सवाल ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया कौन? फादर ने तो लड़की के फादर ने तो सेटल कर लिया एक्यूज के साथ में, तो ना फादर को सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत है उस ऑर्डर को चैलेंज करने की, ना एक्यूज को ऑर्डर को चैलेंज करने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट के आगे। स्टेट ऑफ राजस्थान ने कोई पिटीशन, कोई ऑर्डर को चैलेंज करने की कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं की। फिर कौन आया सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट आए उस बच्ची के, उस लड़की के जो फादर जहाँ रहते थे उस गांव के जो लोग थे, वो उन्होंने अपील किया, उस ऑर्डर को चैलेंज किया अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आर्टिकल 32 में इस बात को कहा गया है कि जिसका भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इससे वो कोर्ट में इस बात को लेकर आ गया कि जिनका फंडामेंटल राइट का कोई ब्रीच हुआ, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट, कि वो फंडामेंटल राइट का कोई ब्रीच है भी या नहीं, वो अभी हम बात को देखेंगे। फिलहाल जो पिटीशन को, जो उस ऑर्डर का था, क्वेश्चन के ऑर्डर को चैलेंज किया गया, तो किसी इधर पार्टी ने नहीं किया, बल्कि उस पार्टी ने किया जो नीचे कहीं पर पार्टी नहीं थी। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट के आगे यही सवाल बनकर आया कि साहब इनका लोकस स्टैंडाई है क्या सुप्रीम कोर्ट के आगे आने का? ये कौन है जो ये फाइल कर सकते हैं ऐसे करके? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे अब दो सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में फ्रेम भी किया कि अगर दो लोगों के बीच में सेटलमेंट हो चुका है, एक कंप्लेनेंट और एक एक्यूज, तो क्या कोई एनी थर्ड पार्टी हैज़ एनी लोकस टू चैलेंज दैट ऑर्डर के जिसमें क्वैशिंग हो गया हो उस एफआईआर का, जहां पर उन दोनों लोगों के बीच में ही कोई झगड़ा था, कोई डिस्प्यूट था? तो क्या कोई थर्ड पार्टी आकर उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है? पहला सवाल। अब दूसरा सवाल ये था कि जो क्वेश्चनिंग की पावर है हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, क्या ऐसी पावर्स को ऐसे ऑफेंसेस में भी यूज़ किया जा सकता है जहां पर ऑफेंसेस हीनियस क्राइम हो, सोसाइटी के अगेंस्ट हो? सिर्फ इस बात को देखते हुए कि जो दो पार्टीज थी उन दोनों के बीच में सेटलमेंट अराइव हो चुका है, सिर्फ इस बात को देखते हुए क्या ऐसे हीनियस ऑफेंसेस जो अगेंस्ट सोसाइटी हैं, क्या ऐसे में भी क्वैशमेंट अलाउ होगा? और इस मैटर में प्रीवियस डेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को आर्टिकल 32 से कन्वर्ट करके इस मैटर को आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया था एक एसएलपी के रूप में। तो अब जिस वक्त ये मैटर की हेयरिंग चल रही थी तो ये मैटर एक एसएलपी के रूप में कोर्ट के आगे चल रहा था एज अ क्रिमिनल अपील, जो बात को कन्वर्ट होकर क्रिमिनल अपील में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो आर्टिकल 32 का वो जो इशू था कि फंडामेंटल राइट्स वाला, वो एक्चुअली ख़त्म तभी हो गया था क्योंकि ये कन्वर्ट किया जा चुका था। अब इस बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ऐसा हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं आता है कि हम इस पिटीशन को क्यों, हम उस ऑर्डर को जो हमने अपना इसको कन्वर्ट किया उसको क्यों रिवोक कर दें, जिस ऑर्डर के तहत हमने आर्टिकल 32 से इस पिटीशन को एसएलपी में कन्वर्ट किया अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा कोई ग्राउंड नहीं मिला उसके आर्ग्यूमेंट से, पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट से, कि मैं उस ऑर्डर को अपने क्यों रिवोक कर दूं। तो इस वजह से जो पहला क्वेश्चन था जो अराइज हो रहा था कि क्या कोई लोकस था उनका इस पिटीशन को फाइल करने के लिए, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट तो कोई वायलेट हुआ नहीं था, तो अब यहाँ पर वो बात की वजह भी नहीं रह जाती थी क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को 32 आर्टिकल से हटाकर ऑलरेडी पहले 136 में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब ये सवाल की गुंजाइश ही नहीं थी। तो इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहकर ख़त्म कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि अब हम उस ऑर्डर को रिवोक कर दें।
अब दूसरा सवाल जो था कि हीनियस क्राइम है जो सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है, तो ऐसे ऑफेंसेस में क्या क्वैशिंग ऑफ एफआईआर इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल लेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या अलाउ की जानी चाहिए, सिर्फ इस बात पर कि दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो गया है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है नहीं। पॉक्सो जैसे एक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे ऑफेंसेस हीनियस क्राइम्स की डेफिनेशन में आते हैं, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और सच क्राइम्स आर अगेंस्ट दी सोसाइटी। तो किसी भी तरीके से ऐसे क्वेश्चमेंट को, ऐसी क्वेश्चन पिटीशन को ऑन बेसिस ऑफ सेटलमेंट किसी भी हालत में क्वेश नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर बेंच के इस ऑर्डर को जो 4/2/2022 को दिया था उसको खारिज किया, सेट असाइड किया, और ये बात कहते हुए कि हीनियस क्राइम है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, और जो हाई कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने खाली एक कॉम्प्रोमाइज़ पर रिलाय किया और क्वैश कर दिया एफआईआर को भी और फर्दर प्रोसीडिंग्स को भी, जबकि ऐसा कोई प्रिंसिपल ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में नहीं दिया गया था। जो ये जजमेंट पास किया हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान की ने, वो उन प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ था जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि पॉक्सो के मैटर में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और उस कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पर कोई भी एफआईआर की क्वैशिंग या फर्दर प्रोसीडिंग्स की क्वैशिंग नहीं हो सकती। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग मेरे इस वीडियो पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।